हेलो गाइस, अब हम लोग क्या डिस्कस कर रहे थे। मैंने आपको कहा था रिवर्सिबल इरिवर्सिबल डिस्कस कर रहे थे। मैंने कहा आपको एग्जाम के रिलेटेड क्वेश्चन बताऊंगी। इसका जो पार्ट 1 है वो ऊपर है, वो भी चेक कर लीजिएगा, फिर इस पे आइएगा, क्योंकि जब तक आप वो नहीं देखेंगे आपको इसकी समझ नहीं आएगी। अच्छा, एग्जाम में मोस्टली क्वेश्चन आता है कि आप बताएं व्हाट इज़ द इनिशियल स्टेज ऑफ रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल इंजरी। अच्छा, आपने हमेशा याद रखना है, जब भी आपके पास ये क्वेश्चन आता है आपने हमेशा, अगर रिवर्सिबल है तो ऑप्शन में हमेशा लिखा होगा सेलुलर स्वेलिंग, कि सेलुलर स्वेलिंग एक ऐसी चीज़ है जिसको हम रिवर्स करके हम अपने टिश्यू को बचा सकते हैं इंजर होने से। और अगर इरिवर्सिबल में बात करें तो हमेशा प्लाज्मा मेम्ब्रेन रप्चर होगी। क्यों रप्चर होगी? क्योंकि इसको ऑक्सीजन हम लोग दे ही नहीं रहे, ठीक है। ऑक्सीजन नहीं देंगे तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन बिल्कुल रप्चर हो जाएगी, ठीक है। इसके यहाँ पे ये सीन होता है कि ये जो एटीपी होती है ना, अगर हम लोग इसको ऑक्सीजन नहीं दे रहे होते, कॉन्टिन्यूसली हम लोग कर रहे होते हैं, तो यहाँ पे ना इसके छोटे छोटे यहाँ पे बल्ब्स बनना शुरू हो जाते हैं। उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? बल्ब्स कहते हैं, ठीक है। ये बनना शुरू हो जाते हैं, स्वेलिंग्स बनना शुरू हो जाती है नीचे। जब उसे प्रॉपर सेलुलर स्वेलिंग हो रही होती है, इसमें स्वेलिंग होती है, तो नीचे यहाँ पे एक डिफरेंट स्ट्रक्चर बन जाता है जिसे हम बल्ब्स कहते हैं। मुझे बताना भूल गया था, सॉरी। अच्छा, ये चीज़ आ गई सेलुलर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अच्छा, अब इसमें एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मायोकार्डियल इन्फेक्शन और इस्कीमिया के जो पेशेंट्स आते हैं, हम उनका क्या चेक करते हैं? ट्रोपोनिन लेवल चेक करते हैं। वो हम क्यों चेक करते हैं? क्योंकि उनका सेल रप्चर हो चुका होता है। उनका सेल जब रप्चर होता है हार्ट का, तो इंट्रासेलुलर जितने भी प्रोडक्ट्स होते हैं हमारे सेल के अंदर वो बाहर आ जाते हैं। तो हम उसका सिक्के एमबी चेक करते हैं और ट्रोपोनिन लेवल चेक करते हैं कि यार देखो, अगर ये इंक्रीज़ है तो फिर इसका मतलब है कि पेशेंट को मायोकार्डियल इन्फेक्शन हो गई या इस्कीमिया हो गई। ये चीज़ हम लोग इस वजह से चेक करते हैं। ट्रोपोनिन लेवल हमेशा याद रखिएगा, ये भी एक एमसीक्यू हुई है कि मायोकार्डियल में अगर हम लोगों ने उसको चेक करना हो तो हम किस चीज़ की वैल्यू देखें? ट्रोपोनिन की और सिक्के एमबी की, ओके। और रिवर्सिबल में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? रिवर्सिबल में हमने पढ़ा था कि हमारे पास सेलुलर स्वेलिंग हो जाती है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये नोट कर लीजिएगा डिफरेंस। सेलुलर स्वेलिंग होती है, उसके बाद हमारे पास सेलुलर स्वेलिंग के पास माइटोकॉन्ड्रिया प्लस रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का हमारे पास की स्वेलिंग हो जाती है, ठीक है। और हमारे पास जो प्रोटीन सिंथेसिस है वो नहीं होती। इरिवर्सिबल में हमारे पास क्या होता है? इरिवर्सिबल थोड़ा यहाँ पे थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। सबसे पहले तो इसका ये हमारे पास क्या चीज़ थी? इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन ख़त्म हो जाती है। दूसरा, इसमें जो हमारे पास सेल के बाहर कैल्शियम पड़ा होता है, वो कैल्शियम भाग के उस अंदर जो छोटी छोटी ऐसे वॉल्स उसके सेल के अंदर भी बची होती हैं, फ़ौरन कैल्शियम उसके अंदर चला जाता है और जाके अपने वहाँ पे कुछ एंजाइम्स होते हैं, उनकी डेथ करा देता है। तो इस तरह हमारे पास कैल्शियम सेल डेथ करवाता है। तीसरा, माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है? माइटोकॉन्ड्रिया में जाके माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, इनमें सेल्स होते हैं साइटोक्रोम सी सेल्स। ये जाके आके फिर डैमेज कर देते हैं, ये डैमेज करते हैं और सेल डेथ करा देते हैं। आपने 3 चीज़ें याद रखनी है इरिवर्सिबल में: प्लाज्मा मेम्ब्रेन, कैल्शियम की एंट्री, और माइटोकॉन्ड्रिया में साइटोक्रोम सेल्स को जो सेल डेथ करवाते हैं। रिवर्सिबल में सेलुलर स्वेलिंग, माइटोकॉन्ड्रिया और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की स्वेलिंग और प्रोटीन सिंथेसिस डिक्रीज हो जाती है। ये चीज़ें आपने इसमें याद रखनी, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास कॉजेस ऑफ हाइपोक्सिया। पढ़ना है नेक्स्ट, कॉजेस ऑफ हाइपोक्सिया, कि किस चीज़ की वजह से हाइपोक्सिया हो सकता है। सबसे पहले हम लोग इसको लिख लेते हैं हाइपोक्सीमिया, ये भी एक इसकी काज है, 3 काजेज हैं। देन इस्कीमिया, देन है डिक्रीज लेस, मतलब ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी। सबसे पहले हम लोग इस्कीमिया को डिस्कस करते हैं।
अच्छा, इस्कीमिया में हमारे पास क्या होगा कि हमारे जो ये देखें, ये हमारे पास एक वेसल है, ब्लड वेसल है, ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास हार्ट है। हमें पता है कि हमारे पास हार्ट को जो ब्लड वेसल लेके जाती है उसको हम कॉर्नरी आर्टरी कहते हैं, कॉर्नरी आर्टरी लेके जाती है, ठीक है। अब यहाँ पे लेट्स सपोज यहाँ पे कोई भी थ्रोम्बस बन गया, ठीक है, इस वेन में कोई भी थ्रोम्बस बन गया, तो यहाँ से आगे ब्लड नहीं जाएगा, ब्लड सप्लाई आगे नहीं होगी, आगे ब्लड सप्लाई नहीं होगी, ठीक है। इसको प्रॉपर ब्लड नहीं मिलेगा, जिसकी वजह से अब देखो ब्लड के अंदर भी हमारे पास ऑक्सीजन होती है, जब ब्लड नहीं मिलेगा उसके बाद ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, उसकी वजह से हमारे टिश्यूज़ को की हाइपोक्सिया हो जाएगी, मतलब टिश्यू ऑक्सीजन हमारे उस टिश्यू में कम हो जाएगी। क्या होगा इसमें, यहाँ पे हमारे पास आर्थरोस्क्लेरोसिस होगा, मतलब कोई भी हमारे पास ऑब्स्ट्रक्शन होगी, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, यहाँ से ब्लड आगे नहीं जा पाएगा, जिसकी वजह से फिर हमारे हार्ट को ऑक्सीजन, हमारे टिश्यूज़ को ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, जिसकी वजह से फिर उसकी हाइपोक्सिया हो जाएगी। नेक्स्ट एक चीज़ आती है, नेक्स्ट हमारे पास एक है डिजीज़ सिंड्रोम है, उसे कहते हैं बट कैरी सिंड्रोम, कैरी सिंड्रोम। बट कैरी सिंड्रोम में हमारे पास क्या होता है, बट कैरी, इट्स बट, ठीक है। बट कैरी सिंड्रोम में हमारे पास क्या होता है, हमारे पास हेपेटिक वेन की थ्रोम्बोसिस होती है, ठीक है, हेपेटिक वेन की थ्रोम्बस होती है। लाइक अब लेट्स सपोज ये लिवर है, ये हमारे पास हेपेटिक वेन है, ये हमारे पास राइट हार्ट है, ठीक है। उसके बाद ये हमारे पास लंग्स हैं, यहाँ से आप कर लें इन्फीरियर वेना कह हुआ है, ठीक है। अब ये हमारे पास हेपेटिक वेन है। अब हेपेटिक वेन में यहाँ पे कोई भी थ्रोम्बस हो सकता है, यहाँ पे ब्लड है, ठीक है। अब हेपेटिक वेन में ऐसा हो सकता है कि यहाँ से ब्लड आगे जा ही नहीं रहा, यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन हो रही है, ठीक है। ब्लड यहीं का यहीं पे सारा स्टोर है, ब्लड इस वेन से इन्फीरियर वेना कैवा से राइट हार्ट में नहीं आएगा, फिर वो लंग्स में नहीं जाएगा, लंग्स को ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, ठीक है, लंग्स में हाइपोक्सिया हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा, ब्लड लिवर में एक्यूमुलेट होती जाएगी, आखिर में ना इस ब्लड में जितनी ऑक्सीजन होगी वो यूज़ हो जाएगी। एंड पे क्या होगा कि हमारे पास इस लिवर में भी ऑक्सीजन ख़त्म हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा कि हमारा जो लिवर है उसकी सेल इंजरी हो जाएगी, लिवर की सेल इंजरी हो जाएगी, क्योंकि एट द स्पॉट उसको अब ब्लड भी नहीं मिलेगा, ठीक है, रिवर्स होकर सारा प्रोसेस नहीं आएगा, वो जितना ऑक्सीजन थी उसकी ब्लड में वो यूटिलाइज हो गई, अब उसको न्यू ऑक्सीजन चाहिए वर्क करने के लिए, लेकिन वो नहीं मिलेगी, तो हमारे पास लिवर की इंजरी हो जाती है। क्या होता है हमारे पास सेप्सिस और शॉक में हमारे पास होता है कि हमारी जो ब्लड वेसल्स होती हैं वो डायलेट हो जाती हैं, जिसकी वजह से आगे हमारा बीपी जो होता है, जो हमारा बीपी है वो ड्रॉप हो जाता है। जब हमारा बीपी ड्रॉप होता है तो हमें ब्लड प्रॉपर सप्लाई नहीं होता, हमारे टिश्यूज़ में ऑक्सीजन, हमारे टिश्यूज़ तक प्रॉपर ब्लड नहीं पहुंच सकता, देन हमारे पास ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से हमारे टिश्यू में हाइपोक्सिया हो जाती है, हाइपोक्सिया हो जाता है। सिंपल सी चीज़ है, बीपी से सारा रिलेट करता है, ठीक है। लाइक अब जैसे अब एक यहाँ पे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि ब्लड में ऑक्सीजन होगा ही होगा, पर ये जितनी भी चीज़ें कवर हो रही हैं इसमें किसी ना किसी वजह से, किसी ना किसी रीज़न की वजह से ऑक्सीजन टिश्यू को नहीं मिल पाएगी, लेकिन ब्लड में ऑक्सीजन होगा। अगर ब्लड में ऑक्सीजन नहीं था तो यहाँ पे जो हमने लिवर की एग्जांपल ली थी, तो ब्लड कैसे यूटिलाइज कर, लिवर कैसे ऑक्सीजन ले रहा था, वो इसलिए ले रहा था क्योंकि ब्लड में ऑक्सीजन थी, ठीक है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ब्लड में ऑक्सीजन होती है इस स्टेज पे भी, पर बिकॉज ऑफ सम रीजंस जो ऑक्सीजन है वो टिश्यूज़ तक नहीं पहुंच सकती, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है हाइपोक्सीमिया। आपको कुछ भी समझ नहीं आए तो काइंडली मुझे बता दीजिएगा, मेरी थोड़ी सी तबीयत ख़राब थी जिसकी वजह से मेरी कंसंट्रेशन नहीं हो पा रही। तो नेक्स्ट हम पढ़ रहे थे हाइपोक्सीमिया। हाइपोक्सीमिया का पहले तो आपको मतलब पता होना चाहिए। लेट्स सपोज ये दो टिश्यूज़ हैं और ये दो ब्लड वेसल्स हैं, ठीक है। अब यहाँ पे इस ब्लड, ये जो ब्लड वेसल है इसमें ब्लड में ऑक्सीजन है पर वो किस तरीके टिश्यू को नहीं मिल रही, ठीक है, तो वो होगा हाइपोक्सिया। बट अगर ब्लड में ऑक्सीजन ही नहीं है तो वो हो जाएगा हाइपोक्सीमिया, ठीक है, हाइपोक्सीमिया। अब इसके हम लोग काजेस देख लेते हैं, बुक में लिखी हुई हैं। हाई एल्टीट्यूड में क्या होगा कि हमारा रिस्पायरेटरी रेट कम हो जाएगा। क्यों कम होगा, जैसे अब आप हाइट पे जाते हो आपको ऑक्सीजन कम मिलती है, आपको मतलब आप ब्रीथ करने में आपको थोड़ी प्रॉब्लम होती है, ऑक्सीजन कम होती है, तो उससे क्या होता है हमारे पास हाइपोवेंटिलेशन होती है, ठीक है, हाइपोवेंटिलेशन होती है, जिसकी वजह से बंदा सांस सही से नहीं ले सकता, ऑक्सीजन नहीं जा रही, तो ब्लड के अंदर भी हमारे पास ऑक्सीजन नहीं जाएगी फिर प्रॉपर्ली, तो बंदे को हाइपोक्सीमिया हो जाएगा, ठीक है।
ये इस तरह है, मतलब सिंपल सी चीज़ है, डिक्रीज रिस्पायरेटरी रेट इज इक्वल टू लीड्स टू हाइपोवेंटिलेशन एंड इट्स लीड्स टू हाइपोक्सीमिया। हाई अल्टीट्यूड डिस्कस किया हुआ है इसमें। आफ्टर दैट जो दूसरी चीज़ इसमें डिस्कस की गई है वो हमारे पास है VQ मिसमैच। VQ मिसमैच में क्या होता है, ये देखें, ये आपके पास है लंग्स, सॉरी ये है हमारे पास पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी वेन, और ये हमारे पास है हार्ट। ठीक है, आपको पता है कि हमारे पास जो लंग्स होते हैं उसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, तो उसने यहाँ से लंग्स ने ऑक्सीजनेटेड करके ब्लड आगे हमारे हार्ट को देना होता है। ठीक है, अब यहाँ पे ही कोई एम्बोलिज्म है। अच्छा, वी का मतलब होता है वेंटिलेशन, वेंटिलेशन का मतलब होता है आप लोग सांस इन एंड आउट कर रहे हैं। क्यू का मतलब परफिशन का मतलब होता है ब्लड फ्लो। ठीक है, ये आगे नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे एंडो में, सॉरी रिस्पायरेटरी में। अच्छा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, लेट्स सपोज यहाँ पे कोई थ्रोम्बस आ गया। ठीक है, तो ब्लड आगे नहीं जाएगा, ब्लड लंग्स के पास नहीं जाएगा। ठीक है, जब ब्लड लंग्स के पास ही नहीं जाएगा, ठीक है, तो उसमें हमारे पास उसमें जो ब्लड है उसमें ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। ठीक है, जिसकी वजह से वो लीड कर जाएगा हाइपोक्सीमिया में। हमारे ब्लड को ऑक्सीजन ही नहीं मिलेगा। कैसे नहीं मिलेगा, अब जैसे यहाँ पे देखें, एक ब्लड ही नहीं आगे जा रहा, उस ब्लड के अंदर ऑक्सीजन ही नहीं है। ठीक है, आगे उस नेक्स्ट चीज़ को ऑक्सीजन मिल ही नहीं रही। ठीक है, तो जिसकी वजह से फिर वो नेक्स्ट उसको हाइपोक्सीमिया हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ब्लड के अंदर ऑक्सीजन आ ही नहीं रही, ब्लड के अंदर ऑक्सीजन नहीं आ रही, इसकी वेंटिलेशन में इसका प्रॉब्लम हुआ है। ठीक है, अच्छा, अब नेक्स्ट थर्ड चीज़ हमारे पास है फिब्रोटिक। ठीक है, फिब्रोटिक हमारे पास फिब्रोसिस जिसको हम कहते हैं। अब लेट्स सपोज एक बंदा है, ठीक है, उसकी ये लंग्स हैं, यहाँ पे हमारे पास पल्मोनरी आर्टरी आ रही है, यहाँ पे हमारे पास पल्मोनरी वेन आ रही है। अच्छा, अब यहाँ पे बंदा सांस ले रहा है, ठीक है, और यहाँ पे मेरे लंग्स में फिब्रोसिस हुई होगी, तो ऑक्सीजन प्रॉपरली उसको नहीं मिलेगी। ठीक है, वो प्रॉपरली इनहेल नहीं कर सकेगा, मतलब अगर वो इनहेल कर भी रहा है तो उसके पास ऑक्सीजन की एक अमाउंट बहुत कम आ रही है। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, हमारे पास यहाँ पे फिब्रोसिस हुई होगी उसको। ठीक है, तो इस तरह यहाँ पे भी फिर उसके ब्लड को प्रॉपरली ऑक्सीजन नहीं मिल सकेगी, जिसकी वजह से उसको हाइपोक्सीमिया हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ें, चार चीज़ें आ जाती हैं, फिब्रोसिस आ जाती है, उसके अंदर VQ मिसमैच आ जाता है, तीसरा हमारे पास हाइपोवेंटिलेशन आ जाता है, हाई ऑल्टीट्यूड आ जाता है। ये तीन चीज़ें बहुत बेसिक है। ठीक है, हाइपोक्सीमिया के अंदर। नेक्स्ट हमारा है ऑक्सीजन, डिक्रीज ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी। अब आ जाता है हमारे पास डिक्रीज ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी। इसमें क्या होता है, इसमें आउटसाइड का जो हमारा हमारे इन्वायरमेंट में ऑक्सीजन होता है वो परफेक्ट होता है, हमारे लंग्स में ऑक्सीजन है वो परफेक्ट है। ठीक है, लेकिन मसला कहीं बॉडी में इधर उधर कहीं आ रहा होता है कि वो हीमोग्लोबिन को, HB को ऑक्सीजन के साथ बाइंड नहीं करने दे रहा। या तो कोई हमारे HB का मसला खुद का आया हुआ है, या फिर कोई एक ऐसी चीज़ है जो ऑक्सीजन को HB से नहीं मैच करने दे रही। लाइक HB भी पूरा है, ऑक्सीजन भी सही आ रही है, लेकिन कोई एक ऐसा फिनोमेना है जो इन दोनों को अटैच नहीं होने दे रहा, या फिर HB ही डिक्रीज़ है कि वो उसमें इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो ऑक्सीजन के साथ बाइंड कर सके। ठीक है, सबसे पहले इसमें एक पहली काज लिख लेते हैं अनीमिया। अनीमिया में हमें सबको पता है कि HB हमारे पास डिक्रीज़ होता है, तो जब हमारे बॉडी में HB ही कम होगा तो फिर ऑक्सीजन कितनी ही कोई बाइंड कर सकती है, जिसकी वजह से फिर हमारे टिश्यू को ऑक्सीजन नहीं मिल सकता, उसके बाद हमें हाइपोक्सिया हो जाता है। ये बहुत सिंपल सी है। नेक्स्ट आ जाती है कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग। ये थोड़ा सा समझिएगा, ये कार्बन मोनोऑक्साइड जो पॉइजनिंग है ये 100 to 200 टाइम डेंजरस होती है ऑक्सीजन से। ठीक है, लेट्स सपोज ये HB है, यहाँ हमने मॉलिक्यूल ऑक्सीजन का रख दिया, यहाँ कार्बन मोनोऑक्साइड का। लेट्स सपोज मैं इस एक कंटेनर में HB डाल देती हूँ, यहाँ से मैं O2 भी पुट कर देती हूँ, यहाँ से मैं CO भी पुट कर देती हूँ। जैसे ही एट द स्पॉट जाएंगे फ़ौरन CO2 HB को पकड़ लेगा। CO2 में इतनी कैपेसिटी है, वो इतना पॉइजनिक है कि वो HB को अपने पास पकड़ लेगा और O2 को कहेगा गुड बाय। ठीक है, ये इतना पॉइजनिक है। उसके बाद हम बात करते हैं, उसके बाद जो हमारे पास थर्ड चीज़ आती है उसको नेक्स्ट पेज पे करते हैं। नेक्स्ट चीज़ जो हमारे पास आती है वो हमारे पास है मेथहीमोग्लोबिनीमिया। मेथहीमोग्लोबिनीमिया का क्या मतलब होता है कि हमारे पास इसमें HB होता है,
अब इसमें सीन क्या होगा, हमारे जो हीमोग्लोबिन है ना उसमें एफ आयरन होता है, ठीक है, आयरन होता है। वो किस फॉर्म में होता है, +2 की फॉर्म में। ये इसको हम क्या कहते हैं, फेरस फॉर्म। हमेशा जब भी ये ऑक्सीजन के साथ बाइंड होगा तो फेरस फॉर्म में ही होगा। अब क्या होगा कि हम किसी भी तरीके F+2 को मैं कन्वर्ट कर देती हूँ Fe+3 में। आगे इसके काजेस भी हैं कि किस किस काज की वजह से कन्वर्ट हो सकता है। तो ये जो चीज़ है ना ये फेरिक है। फेरिक इज़ कॉल्ड मेथ हीमोग्लोबिनीमिया। फेरिक हमारे पास Fe+3 मेथ हीमोग्लोबिनीमिया। इसका सिंपल फार्मूला ऐसे लिखते हैं, बुक्स में भी ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है, ये चीज़ है। अब क्या होगा कि हमारे पास जब ये ऑक्सीजन के साथ हमारे पास ये फेरिक फॉर्म में चेंज हो जाएगी किसी भी कॉज की वजह से। वो कॉजेज़ आगे मैं बता देती हूँ आपको। कुछ मेडिसिन होती हैं जैसे ये मैं आपको बाद में बताती हूँ, लेट मी चेक इट अगेन, इसको छोड़ें। अच्छा, अभी कुछ भी कोई भी काज हो सकती है जिसकी वजह से जो फेरिक है वो फेरस है वो फेरिक में कन्वर्ट होगा। जब ये फेरिक में कन्वर्ट होगा ना तो O2 इसके साथ बाइंड नहीं करेगी। जब O2 बाइंड नहीं करेगी तो हमें हमारे ब्लड में ऑक्सीजन नहीं जाएगा। तो ब्लड में ऑक्सीजन नहीं जाएगा जिसकी वजह से हमें सॉरी हम इसकी काजेस पढ़े थे तो मुझे ये नाम भूल गया था। तो इसकी कौन सी 2 कॉजेज़ है जिसकी वजह से हमारे पास मेथ हीमोग्लोबिन एनीमिया होता है, ठीक है। अब उसमें सबसे पहले आती है हमारे पास डेस्पोन। ये हमारे पास एक मेडिसिन हैं, ठीक है। ये हमारे पास क्या करवाती हैं, मेथ हीमोग्लोबो एनीमिया काज करवाती हैं। उसके बाद हमारे पास दूसरी है बेंजोकेन। बेंजोकेन क्या है, बेंजोकेन एक एनेस्थीसिया है, ठीक है। ये एक ऐसा एनेस्थीसिया है, ये नेक्स्ट आपको फार्माकोलॉजी में मैं आपको इंशाल्लाह पढ़ाऊंगी। ये जो बेंजोकेन है ना ये हमारे पास मेथ हीमोग्लोबो एनीमिया करवाता है, ठीक है। ये भी चीज़ इंपॉर्टेंट है। अच्छा, फिर इसकी बात आ जाती है ट्रीटमेंट की। ये ट्रीटमेंट भी बुक में लिखी हुई है। अच्छा, इसके लिए हम लोग देते हैं मिथाइल ब्लू। मोस्टली सब ने लिखा हुआ है कि मिथाइल ब्लू सिर्फ देते हैं, लेकिन हम लोग आपने ये भी याद रखना है कि विटामिन सी भी देते हैं, ठीक है, विटामिन सी भी दे देंगे। अच्छा, अब फिर ये बात आती है कि कौन सी मेडिसिन इन दोनों में से पहले देनी है और कौन सी बाद में देनी है। तो सबसे पहले हम लोग मिथाइल ब्लू, ये फर्स्ट लाइन ड्रग है, हम लोग सबसे पहले ये देंगे, उसके बाद विटामिन सी देंगे। अच्छा, अब बात आती है कि कौन से पेशेंट ऐसे हैं कॉन्ट्राइंडिकेटेड जिनको हम मिथाइल ब्लू नहीं दे सकते। तो इनमें एक पेशेंट आते हैं G6 पीरी इंजाइम्स के वो पेशेंट होते हैं, आप उनको ये मेडिसिन नहीं दे सकते। ये इंशाल्लाह नेक्स्ट फार्माकोलॉजी का है, फिर मैं इंशाल्लाह आपको पढ़ाऊंगी। अभी के लिए सिर्फ आपने इतना याद रखना है कि मिथाइल ब्लू फर्स्ट लाइन की ड्रग है, सबसे पहले ये देते हैं, उसके बाद विटामिन सी देते हैं, कॉन्ट्राइंडिकेशंस फिर देख के देते हैं। डेस्पोन और बेंजोकेन ये मेडिसिन हैं, ड्रग्स हैं जिनकी वजह से हमारे पास मिथो हीमोग्लोबिन फॉर्म होता है। वो क्या होता है कि हमारे पास जो फेरस फॉर्म से फेरिक में चेंज हो जाता है और उसके साथ ऑक्सीजन नहीं बाइंड करता, इसके साथ आयरन के साथ, जिसकी वजह से हमें हाइपोक्सिया हो जाता है, ठीक है। अब मैं आपको इसका शॉर्ट सा ओवरव्यू दे देती हूँ सबका कि आप लोगों ने पढ़ना कैसे है। सेल इंजरी की डेफिनेशन, ठीक है। उसके बाद क्या पढ़ना है, उसके बाद आपने पढ़ना है कॉजेज़ शो करनी है, ठीक है, कि क्या क्या कॉजेज़ थी। कॉजेज़ के बाद आपने ये याद रखना है कि मैकेनिज़्म क्या था, मैकेनिज़्म ऑफ हाइपोक्सिया क्या था, काजेज़ क्या थी हाइपोक्सिया की, जिसमें इस्कीमिया में आपको आगे मैंने नेक्स्ट चीज़ें बनाई। देन उसके बाद आपने याद रखना है कि हमारे पास हाइपोक्सिया की काजेज़ बताई, उसमें आपने ये जो इस्कीमिया और हमारे पास थे O2 की सैचुरेशंस वगैरह थी, ये सारी आपने करनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट में हम लोगों ने ट्रीटमेंट करनी है, ठीक है। ये एक छोटा सा इस तरह है, आपने इस तरह इसको याद कर लेना है, ठीक है। अगर कोई भी चीज़ मुश्किल लगे या फिर कुछ समझना है तो मुझसे पूछ लीजिएगा कमेंट्स में, ठीक है। कल का जो मैंने टॉपिक्स किया है वो सेल डेथ है। जो मेजर 3 टॉपिक्स होंगे हमारे पास पैथोमा के, वो 3 कल ख़त्म हो जाएगा सेल डेथ से रिलेटेड, ठीक है। ओके, गुड बाय, अपना ख्याल रखिएगा। और अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आता तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बता दीजिएगा। इट्स फाइन, आई एम आल्सो स्टूडेंट एज लाइक यू, तो कोई मसला नहीं है। अगर आपको नहीं भी समझ आती तो आपने मुझसे पूछ लेना है, ठीक है। गुड बाय।